अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह। तो अम, आप सबको बहुत मुबारक इस चीज़ के लिए कि आप सब ने एक बड़ी पहल करते हुए ये सोचा कि हम आगे अपनी स्टडीज़ को लेके चलें, और 10वीं के बाद आपने एक और कदम उठाने की कोशिश करी। उस चीज़ पर आप सबको मुबारकबाद। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वैसे बताते हुए चलूँ, 10वीं के मुकाबले में 12वीं का कंपैरिजन अगर किया जाए तो उसमें काफ़ी फ़र्क पाया जाएगा। 10वीं के अंदर ये था कि भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे क्लास छोटी होती है, कंटेंट छोटा होता है, और उसी लिहाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर वैसे ही दाखिल होती हैं। हाँ, अब 12वीं क्लास है, थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ेगी। जिम्मेदारी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भाई थोड़ी चीज़ें स्टैंडर्ड से ऊपर की भी पढ़ी जाएंगी काफ़ी सारी। उसको लेकर एक समझ बनाना और सब चीज़ों को समझना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। तो जिनका भी अब सेशन में आने वाले एग्ज़ाम हैं, उनके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन का टाइम है, और थोड़ा सा जिम्मेदारी से आपको 12वीं पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले आपको जो राय है हमारी वो ये है कि आप सब अपने पास एक कॉपी कलम लेकर ही बैठें। ठीक है जी? अगर आज नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली क्लास के अंदर ज़रूर एक कॉपी कलम लेके बैठें, क्योंकि उसके बिना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी? तो उसके अंदर हम जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे वो आप नोट करते रहेंगे, तो उससे आपको क्या रहेगा कि ज़्यादा किताब नहीं भी पढ़ेंगे तो जो जो चीज़ें हम क्लास में पढ़ेंगे उससे भी आपका काफ़ी सारा चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है जी? तो थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि हमारा सिलेबस है क्या। जी, 12वीं क्लास के अंदर हमारा जो बिजनेस का सिलेबस है वो कैसे बाइफरकेट किया गया है, और क्या क्या सबक हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे, और ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। ऐसे चैप्टर हैं और ऐसी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, मतलब लगेगा आपको हाँ जी कुछ खेल दिया हमने भी। ज़बरदस्त। मार्केट में उतरेंगे तो लगेगा हाँ कुछ काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें पढ़कर हम मार्केट में आए हैं, और काफ़ी अच्छे इल्म के साथ उतरे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों का आपको बड़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ बाइफरकेशन हुआ है आपके सिलेबस का। कुल सबक आपके पास 23 हैं। कुल सबक आपके पास है 23। इन 23 में से जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे वो 14 सबक हैं, और 9 सबक आपके टीएमए के लिए होंगे। ठीक है जी? 9 सबक आपके टीएमए के लिए होंगे। तो ये बाइफरकेशन है, तो हमने जो असल तवज्जुहात है वो अपने इस 60% पोर्शन पे रखनी है। इसमें से आपसे टीएमए पूछा जाएगा तो आप इसको टीएमए की शक्ल में पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो ये 2 सबक, बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, ये जो 2 सबक हैं इनको हम कारोबार, जैसे आपने 10वीं में पढ़ा था ना, उससे मिलता जुलता ही आपको मिलेगा। यहाँ पर कारोबार की कुछ शक्लें आपके सामने यहाँ मिलेंगी, और कारोबार का जिसके अंदर रहकर हम कारोबार करते हैं, जिसको एनवायरनमेंट कहते हैं कारोबार का, और जिससे हमारा कारोबार मुतासिर होता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है, ये जो आपके सबक नंबर 7, 8 और 9, इनको हम मैनेजमेंट कहते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल नए सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपके लिए ऐसे होंगे कि आपने फर्स्ट टाइम ही इनको पढ़ना है 12वीं क्लास के अंदर। तो ये आपके मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट क्या होता है, अगर मैं सीधे अल्फाजों में कहूं कि भाई देखो, हर इंसान एक तो मैनेजर होता ही है, जिसको आप कहते हो कि कंपनी में मैनेजर साहब हैं ये। तो मैनेज करने का मतलब होता है उससे मुतालिक जो भी सरगर्मियां हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनकी देखभाल करना, उनको सही से करना, वो सब चीज़ है। तो भाई जैसे आपके मदरसे के अंदर भी कोई ना कोई एक जिम्मेदार होता होगा जिसका काम मैनेज करने का होता होगा,
कि भाई एक की जिम्मेदारी है कमरे को मैनेज करना, तो मैनेज करने का मतलब पंखे लाइटें खुली तो नहीं रह गई हैं, ठीक है जी, सामान अपनी जगह पर रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, आने वाले दिन में कोई हमारे गेस्ट तो नहीं आ रहा हमारे कमरे के अंदर या हमारे मदरसे के अंदर, उसकी तैयारी करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर दाखिल होती हैं मैनेजमेंट के अंदर। अगला जो आपका ये वाला सबक का जो यूनिट है जिसको लिखा हुआ है आपके सामने, मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म फाइनेंस शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये वाला जो सबक है इसको बेसिकली हम, ये भी आपके लिए बिल्कुल नया नवेला रहेगा, और ये पूरी जो यूनिट है इसको हम फाइनेंस कहते हैं, फाइनेंस। और फाइनेंस को आपको मैं अगर वैसे बता दूं तो भाई देखो, फाइनेंस का मतलब साफ है, कई मर्तबा होता है हम लोग कारोबार कर रहे होते हैं, और कारोबार करते हुए जैसे आपसे मैंने कहा और भाई सब सही चल रहा है, आपने कहा वैसे तो बढ़िया चल रहा है, थोड़ी पैसे की दिक्कत हो रही है। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है? वो थोड़ा काम के लिए पैसा चाहिए और वो समझ नहीं आ रहा कहाँ से लूँ। तो हमने कहा ले लो रिश्तेदारों से। आपने कहा रिश्तेदार कहाँ हैं, इतने अच्छे हैं हमारे, भरोसा ही नहीं करते कि हम वापस भी देंगे नहीं देंगे, हमारे मामलात ऐसे हैं। तो फाइनेंस का मतलब क्या है कि कारोबार को चलाने के लिए, कारोबार को करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा। तो ये पैसा आएगा कहाँ से, ये पैसे की शक्लें कहाँ कहाँ से बन सकती हैं, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं, जिसको हम फाइनेंस कहते हैं। अगला जो आपका ये चलेगा मार्केटिंग मिक्स, एडवर्टाइजिंग और सेल्समैनशिप, ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें मैं आपको कह सकता हूँ हाँ थोड़ा बहुत आपने 10वीं में ये चैप्टर चखे हुए हैं, हाँ थोड़ा सा आपने इनको टेस्ट किया हुआ है इन सबक को। ये वाला थोड़ा सा जरा नया रहेगा, मार्केटिंग मिक्स, एडवर्टाइजिंग पढ़ा हुआ है आपने, इश्तिहारबाजी, सेल्समैनशिप थोड़ा सा आपके लिए हल्का सा नया रहेगा। बाकी ये थोड़े से टॉपिक आपके लिए पड़े हुए हैं। ये सारा जो टॉपिक आपके लिए होता है इसको हम मार्केटिंग कहते हैं, मार्केटिंग। किस तरह से सामान बनाना है और किस तरह से सामान को बेचना है, और सामान को बेचने के लिए क्या क्या तरतीबें हमें इख्तियार करनी पड़ती हैं, और सामान को बेचने के लिए कैसे कीमत तय करनी पड़ती है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अगला जो सबक आपका बढ़ेगा 18वां और 19वां, ये भी आप थोड़ा थोड़ा सा मतलब बहुत हल्का हल्का सा आपने मतलब जैसे इनका मायने जो था वो 10वीं क्लास में पढ़ा था, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा था। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड तो समझो कि आपने थोड़ा बहुत ये भी 10वीं क्लास में चखा हुआ है, एक्सटर्नल ट्रेड आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर नया रहेगा। तो ये हमारे ट्रेड्स के दो पार्ट है, ठीक है जी, अंदरूनी और बाहरी। और आखिरी के जो दो चैप्टर है, मॉडर्न मोड ऑफ बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये काफी हद तक मैं कह सकता हूं कि यही आसान है सबसे ज्यादा। हाँ, सीधे अल्फाजों में बताया जाए तो सबसे आसान यही दो सबक हैं जो आपके लिए रहेंगे। तो यहाँ पर जो मेरी तवज्जुहात है और आपकी भी जो रहनी चाहिए वो उन सबक पर ज़्यादा रहनी चाहिए जो हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश हैं, यानी नए हैं, जो हमने अभी तक ना पढ़े और ना वहाँ उनके बारे में कोई मालूमात। तो वो कौन से वाले हैं मैं आपको हाईलाइट कर दूं। वो एक तो ये वाली यूनिट है, ये वाली मैनेजमेंट, ये पूरी आपके लिए बिल्कुल शुरू से नई होगी, पढ़ने में भी बिल्कुल अलग और एक नई चीज आपको मिलेगी। दूसरी ये इसके नीचे वाली फाइनेंस, ये भी आपके लिए बिल्कुल नया नवेला टॉपिक है, आपको इसके बारे में 10वीं में ना कुछ पढ़ाया गया था ना बताया गया था। और थोड़ा बहुत ये वाला सबक और ये दोनों सबक ये भी आपके लिए बिल्कुल नए रहेंगे। बाकी सबक के अंदर मैं कह सकता हूं हाँ जी, जो बचे 5-6 जो 4-5 सबक बचे उनके अंदर कह सकते हैं हाँ जी थोड़ा थोड़ा आपने माशाल्लाह पढ़ा हुआ है, 10वीं के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको उसके बारे में मालूमात थी। तो ये हमारे पास पूरा हमारा जो है सिलेबस रहेगा। तो आप बताएं कहाँ से शुरू करें हम, क्या राय है आपकी? वहां से शुरू करें जहां से आपको थोड़ा सा आता है, या वहां से शुरू करें जहां आपको कुछ नहीं आता? क्या कहते हैं, कहां से शुरू किया जाए अपने सिलेबस को? मैनेजमेंट से शुरू करें? शुरू। यानी आप कह रहे हैं जो तरतीब लिखी हुई है उसी तरतीब को फॉलो कर ले, यानी जो शुरुआत का सबक है वहीं से। बहुत खूबसूरत, अच्छी राय दी है आपने, और सबकी यही है राय। और कोई मदरसा हमारा है साथ में?
अच्छा इंडिविजुअल है, चलिए कोई बात। तो आपकी राय ये है कि शुरू से शुरू कर ले, मतलब जहां से शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 3 यहीं से शुरू कर देते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट से। चलिए आपकी राय मान ली जाए और यही से हम अपना सबक शुरू कर लेते हैं जी। कारोबारी माहौल। हम्म हम्म, हाँ हाँ, चैप्टर नंबर 3 जो लिखा हुआ है, पेज नंबर क्या है? 84। 84 84। ठीक है जी। तो आपकी बात पर हमने सबक नंबर 3 से शुरू करा है, सबक नंबर 3 करेंगे, 5 करेंगे, ये 2 सबक कंबाइन चलेंगे। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे फिर हम मैनेजमेंट की तरफ चलेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, जो भी हमारे फंक्शंस हैं वो करेंगे। तो सबक को बड़े आराम से और इत्मीनान से समझते हुए चलें। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्लास 12वीं है, थोड़ा सा आपको सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। पेपर का स्टैंडर्ड भी काफ़ी बढ़ जाता है और लिखने का अंदाज और सब चीज़ें आपको थोड़ी सी अपनी चेंज करनी पड़ेंगी और इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आया बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बड़ी सीधी सी बात है भाई, मैं कारोबार कर रहा हूँ, हाँ जी कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अपने लिए कर रहे हो। मैं कारोबार जो कर रहा हूँ उस कारोबार के अंदर मुझे रात दिन जोखिम सताते हैं। कभी किसी नए कॉम्पिटिटर का जोखिम सता जाता है, कभी ये डर सताता है कि सरकार कुछ उल्टा फुल्टा डिसीजन ना ले ले और मेरे कारोबार पर असर ना पड़ जाए। कभी ये समझ में नहीं आता कि जो हमारा मुलाजमीन है कहीं वो बेईमान तो नहीं हो जाएगा, रात ही रात में कुछ ले जाए और चोरी तो ना हो जाए सामान, बड़ी चीजें होती हैं। तो कारोबार जब हम करते हैं तो हमारा कारोबार जिन चीजों से असर लेता है वो कारोबार का माहौल कहलाता है। वो चीजें जिससे मेरे कारोबार पर असर पड़ता है, अच्छा और बुरा, वो कहलाता है कारोबार का माहौल। तो हम कारोबार अगर कर रहे हैं तो उस कारोबार के माहौल को समझना हमारे लिए बेइंतहा जरूरी है। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कारोबार के माहौल का मफहूम क्या है, क्या मतलब होता है कारोबार के माहौल का। तो हर कारोबार कामयाब उस माहौल से पर मुनहसर है जिसमें काम किया जा रहा है। यानी कारोबार का माहौल से मुताल्लिक़ क्या है कि जिसके अंदर रहकर आप अपना काम कर रहे हैं उसको हम कारोबार का माहौल कहते हैं। मिसाल के तौर पे जब हुकूमत की पॉलिसियों में कोई तब्दीली होती है तो कारोबार को उन नई पॉलिसी के मुताबिक ज़रूरी तब्दीलियात करनी पड़ती हैं, तो इससे आपके कारोबार पर असर पड़ा। तो कारोबार का माहौल से मतलब जिसमें रहकर आप अपना कारोबार कर रहे हैं उसको हम कारोबार का माहौल कहते हैं। और कारोबार का माहौल बहुत सारी चीज़ों से असरदार होता है। किन किन चीज़ों से होता है? ये सियासी अवामिल से होता है, ये समाजी अवामिल से होता है, ये माशी अवामिल से होता है, ये टेक्नोलॉजिकल अवामिल से होता है, ये विद्याती अवामिल से होता है और ये कानूनी अवामिल से होता है। यानी हमारे कारोबार के अंदर जो माहौल की बात हो रही है, हमारे कारोबार को ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कारोबार पर असर करती हैं, जो माहौल के अंदर दाखिल होती हैं। तो कुल मिलाकर ये 6 हो गई हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6। इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो आप शॉर्ट में लिख लीजिए, इसको कहते हैं पेस्टल मॉडल। देखिए इस तरह से आपको हमें बीच बीच में कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी, कुछ शॉर्ट वर्ड्स बताने पड़ेंगे जिससे आप इनको जल्दी याद कर लें।
तो कारोबारी माहौल के अंदर ये कारोबार के कुछ हिस्से हैं जिससे मेरे कारोबार पर असर पड़ता है, जिनका नाम मैंने शॉर्ट में आपको क्या बोला, पेस्टल। अरे पेस्टल क्या होता है भाई? पेस्टल के अंदर हम इन सारे चीज़ों के नाम पढ़ेंगे कैसे। पी का मतलब होता है इंग्लिश में पॉलिटिकल, पी मतलब पॉलिटिकल। कहाँ है जी पॉलिटिकल? ये लिखा हुआ भाई। पॉलिटिकल कौन सा है इसमें? सियासी, ये लिखा हुआ सियासी। तो एक पॉलिटिकल हो गया। अच्छा जी, पॉलिटिकल के बाद पेस्टल में अगला लेटर लिखा हुआ है ई। ई का मतलब क्या होता है सर? भाई ई का मतलब होता है इकोनॉमिक। अच्छा जी, इकोनॉमिक, ये कौन सा है? ये रहा जी माशी अवामिल। अच्छा, एस क्या होता है? चलो बताओ, पेस्टल के अंदर एस क्या है? एस का मतलब है सोशल। अच्छा जी, और सोशल कहाँ है? ये लिखा हुआ जी समाजी अवामिल। अच्छा, बहुत बढ़िया। और टी क्या होता है जी? टी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ जी टेक्नोलॉजिकल अवामिल। और एल क्या होता है मेरे भाई? एल, एल होता है लीगल। कहाँ है जी? ये लो जी, ये लिखा हुआ कानूनी अवामिल। और ई क्या होता है जी? इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल। कहाँ है जी? ये लिखा हुआ आबादियाती के अवामिल। तो इस तरह से कारोबार के जो माहौल हैं उनको 6 हिस्सों में बांटा गया है, यानी 6 अवामिल हैं जिससे मेरे कारोबार पर असर पड़ता है। इनको हम बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कारोबारी माहौल के एलिमेंट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कारोबारी माहौल की खुसूसियात बताइए। क्या खुसूसियात है कारोबारी माहौल की? क्यों जरूरी है मेरे लिए जानना कारोबारी माहौल होता क्या है और कारोबारी माहौल में होगा क्या? तो लो जी आओ उसकी खुसूसियात पे एक चर्चा करते हैं। कारोबारी माहौल किसी कारोबार इदारे के खारजी अवामिल का मजमुआ है और उनके काम को काफी मुतासिर करता है। ताकतें और अवामिल जैसे ग्राहक, हरीफ, मुहैया कराने वाले यानी सप्लायर, हुकूमत, समाजी, सकाफती, टेक्नोलॉजिकल और कानूनी हालात इनमें शामिल हैं, जो 6 नाम आपको बताए गए हैं। अच्छा जी, और कारोबारी माहौल की नौयत मुतहर्रिक है। इसका मफहूम है कि ये हमेशा तगय्युर पजीर है। कारोबारी माहौल की तब्दीलियों की पेशगोई नहीं की जा सकती। माशी और समाजी माहौल की तब्दीलियां और मुस्तकबिल के वाक़यात की क़तई नौयत की पेशगोई करना बहुत मुश्किल है। यानी आप में से कोई अंदाज़ा तो लगा सकता है कि अंदाजे की बुनियाद पर कर ले, लेकिन ये कहना कि यही होगा ये तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है जानना। तो कारोबार के माहौल के अंदर क्या चीज़ होने वाली है इसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन अंदाजे ही लगाए जाते हैं। कारोबारी माहौल एक मकाम से दूसरे मकाम में मुख्तलिफ और एक इलाके से दूसरे इलाके में और एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अलग होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आपके यहाँ कारोबार का माहौल दूसरा है, हमारे कारोबार का माहौल दूसरा है। आपके कारोबार के माहौल में अलग चीज़ें हैं, हमारे कारोबार के माहौल में अलग चीज़ें हैं। ये बदलता रहता है। कारोबारी माहौल की अहमियत बताओ कि अगर मैं कारोबारी माहौल के बारे में जान लूं या क्यों मुझे इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्या फ़ायदा होगा मुझे कारोबारी माहौल के बारे में पढ़कर। तो इसने कहा पहला पॉइंट, मौक़े और ख़तरात का तयन होता है। यानी कारोबारी माहौल अगर आपको पता है या आप इसके बारे में जुस्तजू रखते हैं, जानते हैं, तो ये आपके लिए मौक़े भी लेकर आएगी और आपको ख़तरात से बचाएगी। अच्छा जी, कारोबार और उसके माहौल के दरमियान तवामिल कारोबार के मौक़े और ख़तरात की शनाख्त के साथ ये कारोबारी इदारों को चैलेंज का कामयाबी के साथ मुकाबला करने में मदद करता है। यानी जब आप कारोबारी माहौल को पढ़ते हो और इसके बारे में जानते हो और अपने कारोबार में लगे रहते हो, तो इस कारोबारी माहौल में लगे लगे आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब बहुत सारे मौक़े आते हैं।
अगर आपने सही मौके पर सही मौके को जांच लिया और पहचान लिया तो वो मौका आपके लिए बहुत अच्छा बन जाता है। जैसे कि आपके सामने ही है कि कितने सारे कारोबारी तंजीमें ऐसी होती हैं कि आपने देखा पिछले साल या 2 साल पहले तो बहुत छोटी थी, अब पिछले 2-3 साल के अंदर वो बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गई हैं, काफी आगे वो पहुंच गई हैं। तो क्या हुआ, उसने कारोबारी माहौल के अंदर मौकों का फायदा उठाया और मौकों का फायदा उठाते उठाते वो काफी आगे निकल गया। और ऐसे ही कारोबारी माहौल के अंदर आपके सामने बहुत सारे खतरात भी शामिल होते हैं, बहुत सारे खतरात भी शामिल होते हैं। अगर आप कारोबारी माहौल को चेक करते रहते हो या उसके बारे में जागरूक रहते हो तो वो खतरात से बचने का भी आपके लिए एक बेहतरीन काम करता है। दूसरी चीज कारोबारी माहौल की अहमियत के अंदर जो दाखिल है, तरक्की को समत अता करना, माहौल के साथ तवामिल तिजारती इदारों के लिए तरक्की की नई राहें हमवार करने में भी मदद करता है। यह कारोबार को तरक्की के मैदान में और उनकी सरगर्मियों की तौसी करने के काबिल बनाता है। यानी कहीं ना कहीं कारोबार का माहौल की अहमियत हमारे लिए यह भी है कि यह हमारे लिए तरक्की की शक्लें भी पैदा करता है। तीसरा पॉइंट है जिसकी अहमियत में वो है मुसलसल आमोजिश। मालियाती तजुर्बे की कारोबार चैलेंज से मुकाबला करने में मैनेजर के काम यानी उनकी जिम्मेदारियों को आसान बनाता है। ताज़ा तरीन मालूमात और तिजारत के दायरे अमल में तब्दीलियों का सामना करने की महारत और फाहम के लिए सीधी सीधी बात है कि जब एक मैनेजर या एक कारोबारी शख्स चैलेंजेस फेस करता है, कारोबार के माहौल में रहता है, उसके सामने नए नए चैलेंज आते हैं, तो एक तो होता है चैलेंज आना और एक होता है उन चैलेंज से सीखना। तो जब आपके सामने नए नए चैलेंजेस आएंगे और आप उन चैलेंजेस से उनको फेस करेंगे तो ये चैलेंजेस आपको एक नया तजुर्बा देते हैं, जिस तजुर्बे की बुनियाद पर आप आगे के लिए सतर्क रहते हो और वो तजुर्बे आपके लिए काम आते हैं। साख की तामीर, माहौल का फहम कारोबार इदारे के साथ साख को बेहतर बनाने और माहौल की नज़ाकत के तय हिसाब होने के जरिए मदद करता है। मिसाल के तौर पे बिजली की कमी मुद्दत नज़र मुतादिद कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों में CPP कैपेसिटिव पावर प्लांट लगाती है। इस तरह वो अपनी बिजली के खेत की जरूरत को पूरा करती है। मिसाल दे रहा है साख की तामीर, मतलब कि कारोबार के अंदर जो माहौल होता है, जो अलग अलग इदारे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। उसने कहा मिसाल के तौर पर कि अगर आप कारोबारी कोई तंजीम हो और आपको पता है उसके अंदर बिजली की काफ़ी हद तक खपत होती है, लेकिन अगर किसी दिन लाइट चली गई तो आपको सोचो आपके कारोबार पे क्या असर पड़ेगा। तो आपको जब इस चीज़ के बारे में थोड़ा सतर्क आप रहे और आपको पता था कि भाई देखो कुछ भी हो सकता है, बिजली कभी कभार जा भी सकती है, तो उस शक्ल के अंदर आप क्या करते हो, उस शक्ल के अंदर आपने CPP लगवाए, जिसके अंदर अगर बिजली चली भी जाए तो आपको यहाँ से पावर मिलती रहे और आपका कारोबार चलता रहे। कारोबार के माहौल का एक फायदा है मुकाबले का सामना करना, यानी ये कारोबार इदारों को हरीफों की हुकूमत अमली समझने और अपनी हुकूमत अमली की तश्कील के लिए हालात के मुताबिक बनाता है। यानी माहौल के अंदर आपको मुकाबला करना पड़ता है, अलग अलग कॉम्पिटिटर आपके सामने आते हैं। आप कारोबार कर रहे थे, आपको देखकर एक और ने कारोबार शुरू कर दिया, उसको देखकर एक और ने शुरू कर दिया, मुकाबला तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आपको मुकाबला सामना करने की एक सतर्क हासिल होती है। आखिरी पॉइंट है इदारों की ताकत और कमजोरियों की शनाख्त हो जाती है। आपको पता चल जाता है कारोबारी माहौल में रहकर कि कौन सा इदारा बहुत ताकतवर है और कौन सा इदारा जो है वो कमजोर है, कौन है जो आपके मुकाबले के अंदर काफी अच्छा काम कर रहा है और कौन है जो आपके मुकाबले में थोड़ा कम काम कर रहा है। तो यहां से हम कमजोर और ताकतवर इदारों का पता लगाते हैं। तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन नोट करना है कि कारोबार के माहौल की अहमियत आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, थोड़ा आपको उसके बारे में याद रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कारोबारी माहौल के इक़साम बता दो क्या क्या होते हैं। तो हमने कहा कारोबारी माहौल को सिर्फ गैर इख्तियारी खारजी अवामिल में महदूद करते हुए उसके इजाफा बंदी के लिए इस तरह से उसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है माशी माहौल और एक है गैर माशी माहौल। कारोबार के माहौल को 2 हिस्सों में बांटा गया। क्या क्या नाम है जी? एक है माशी माहौल और एक है गैर माशी माहौल। माशी माहौल में क्या आता है जी?
माशी माहौल हर एक कारोबार इदारे की कामयाबी और बका का इंतजार मुकम्मल तौर पर उसके माशी व इक़्तिसादी माहौल पर होता है। भाई अगर कोई भी इदारा कारोबार तरक्की करेगा या आगे तक बढ़ेगा तो वो उसके माशी माहौल के ऊपर सबसे ज़्यादा असर करता है। यानी आप भी अगर किसी से बात करते हो कि भाई आपका इदारा कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है, तो आप उसमें सबसे पहले उसके माशी स्टेटस को देखते हो कि इकोनॉमिकली ये कितना ज़्यादा वेल ऑफ है या नहीं। ठीक है जी, यानी ये माशी तौर पर मजबूत है या नहीं। तो माशी माहौल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? माशी माहौल में माशी हालात आते हैं। किसी मुल्क के माशी हालात माशी अवामिल के एक मजमूए से माखूज है जिसका तिजारती इदारों और उसके कामों पर काफ़ी असर पड़ता है। बिल्कुल मिसाल सही है। इदारे असरदार होते हैं जब मुल्क माशी तौर पर कमज़ोर होने लगता है। अगर मुल्क के अंदर माशी सरगर्मियां कम हो रही हैं या माशी हालात बिगड़ रहे हैं तो याद रखिए पूरी आपके लिए चेतावनी हो जाती है कि इसके असरात आपके कारोबारी इदारों पर पड़ेंगे। ठीक है जी, तो माशी हालात एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? माशी पॉलिसियां। माशी पॉलिसियां यानी इकोनॉमी से मुतालिक कुछ पॉलिसियां बनाना। अच्छा जी, सभी कारोबारी सरगर्मियां और उनके अमल पर बराह रास्त असर वक्तन फवक्तन हुकूमत के जरिए बनाए जाते हैं। भाई आप कारोबार कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप प्राइवेट कारोबार कर रहे हो, नहीं आपका कोई सरकारी काम, तो आप प्राइवेट भी कर रहे हो तब भी सरकार वक्तन फवक्तन कुछ ना कुछ अपनी नीतियां बनाती रहती है जिससे वो आपके ऊपर जोर या आपके ऊपर पाबंदियां लगाती है। इससे भी आपके कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, चाहे वो सनती पॉलिसी हो, चाहे वो माली सी पॉलिसी हो, चाहे वो कुछ और पॉलिसियां हो जिसके जरिए से आपके कारोबार पर असर पड़ता है। और क्या है जी माशी में? एक आखिरी पॉइंट है माशी निज़ाम। आलमी मईशत 3 इक़साम के माशी निज़ाम से मजबूत है, जैसे सरमायादाराना निज़ाम और सोशलिस्ट मईशत और मखलूत निज़ाम मईशत। हिंदुस्तान में मखलूत मईशत का रिवाज है जिसका मफहूम है अवामी शोबे और निजी शोबे का साथ साथ चलना। यानी 3 किस्म की माशी निज़ाम होते हैं। कितने किस्म के? 3 किस्म के माशी निज़ाम होते हैं। कौन कौन से? जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स, 3 किस्म के माशी निज़ाम होते हैं। और उन माशी निज़ामों से सीधी सीधी बात, जैसा माशी निज़ाम होता है उसके असरात पड़ते हैं कारोबार पर। क्या होता है जी? एक तो वो निज़ाम होता है जिसके अंदर सारा जिम्मेदारी और सारे डिसीजन मुल्क की सरकार लेती है। ऐसे माशी निज़ाम को हम सोशलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशलिस्ट। ये लो जी, ये वाला, जिसके अंदर मुल्क से मुतालिक सारे बड़े डिसीजन सरकार लेगी। अच्छा जी, और दूसरा कौन सा है जी? दूसरा है जी सरमायादाराना निज़ाम। ये क्या है जी? इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट। ये क्या होता है जी? इसके अंदर ये होता है कि मुल्क के अंदर जो भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो डिसीजन सरकार नहीं लेती। फिर कौन लेगा? सरकार नहीं लेती बल्कि वहां के सरमायाकार लेते हैं जी। कौन? प्राइवेट लोग। तो जैसे आप यूएस के बारे में सुनते हो, यूरोप के बारे में सुनते हो, ये सारे जो ममालिक होते हैं ये सरमायाकाराना मईशत के अंदर दाखिल होते हैं क्योंकि इन सब का मकसद मुनाफा कमाना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है। और ये सारी मईशत जो होती हैं ये इसी चीज़ पर काम करती हैं। अगर करीब के अंदर मैं आपको सोशलिस्ट मईशत का मिसाल दूं तो उसके अंदर आप चाइना को ले सकते हो, लेकिन चाइना भी मुकम्मल तौर पे सोशलिस्ट नहीं है। यहाँ पर लेकिन सारे डिसीजन देश की यानी मुल्क की सरकार ही लेती है। तीसरी शक्ल पर आपके पास आ जाता है मखलूत निज़ाम मईशत।
और मखलूत का मतलब साफ है, दोनों मिलकर, मिलकर मतलब मिक्स्ड। कौन है जी इसके अंदर? आपका और हमारा मुल्क इंडिया मखलूत मईशत में आता है। इंडिया एक मिक्स्ड इकॉनमी है। क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर कुछ हिस्सा तो सरकार की तरफ होता है कि कुछ डिसीजन सरकार लेती है और कुछ डिसीजन प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट या प्राइवेट लोग लेते हैं। तो इंडिया के अंदर ये मखलूत है, पाकिस्तान में भी मखलूत है। तो कहीं ना कहीं ये आपका माशी निज़ाम भी आपके मुल्क के कारोबार के माहौल पर असर करने में बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। तो ये हो गए आपके सारे कौन से माशी माहौल के पॉइंट्स। अब आते हैं गैर माशी माहौल में क्या क्या दाखिल है। तो गैर माशी माहौल में उसने कहा, देखो जी, गैर माशी के अंदर आ गया समाजी माहौल। कौन आ गया जी? समाजी माहौल। तो कारोबार के समाजी माहौल में समाजी अवामिल जैसे रिवाज, रिवायत, इक़दार, एतक़ाद, गुर्बत, ख़वानगी, इम्कानी ज़िंदगी की शरह, ये सब चीज़ें समाजी माहौल में आती हैं कि आपके ट्रेडिशन, आपकी वैल्यूज़, आपका लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें आपके समाजी माहौल के अंदर आती हैं और ये माहौल भी मेरे कारोबार को बहुत असर करता है। हाँ, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होना, जैसे जो सामान आप बना रहे थे अब लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं, वो अब आपका सामान नहीं खरीद रहे। हाँ, तब्दीली आ गई थी लोगों की लाइफस्टाइल के अंदर। रिवाज के अंदर जो चीज़ें चलती थी, अगर वो रिवाज बढ़ता चला जा रहा है और आपका कारोबार उस रिवाज से ही मुताल्लिक है, तो आपके कारोबार की चांदी कट रही है, लोग उसके रिवाज को फॉलो कर रहे हैं। अगर लोग उस रिवाज को छोड़ रहे हैं तो फिर आपका कारोबार ठप होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपके कारोबार के माहौल में एक बड़ा चीज़ असर करने वाली वो है आपके समाजी माहौल। और समाजी माहौल के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, रिवाज, रिवायात, ज़िंदगी की शरह, ये सब चीज़ें उसके अंदर हासिल। तीसरा जो आपको पढ़ना है वो है सियासी माहौल। सियासी माहौल जिसको हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। और मैंने इसके अंदर आपको बता दिया भाई, सियासी माहौल का मतलब साफ है, आपके सामने ही चल रहा है कि सरकार जो है वो कुछ नीतियां बनाती है, कुछ पॉलिसी बनाती है और उन पॉलिसी के ज़रिए आपके कारोबार के ऊपर पकड़ भी करती है और आपके कारोबार के अंदर राहत भी देती है। तो इसमें सियासी निज़ाम, हुकूमत की पॉलिसियाँ, कारोबारी बर्दारी के तय रवैये और तंजीम पसंद शामिल है। इन सभी पहलुओं का असर कारोबार फर्मों के ज़रिए इख्तियार की गई हुकूमत अमली पर मुरतब होता है। हुकूमत की इस्तेकाम का असर भी कारोबार और उसके वाबस्ता सरगर्मियों पर पड़ता है। सीधी सी बात है। तो सरकार अलग अलग अगर पॉलिसियाँ बनाती है तो वो पॉलिसियाँ कहीं ना कहीं हमारे कारोबार को बहुत असरदार करती हैं, उन पॉलिसियों से हमारे कारोबार पर एक असर पड़ता है। ठीक है जी। आप वाकिफ होंगे कि कोका कोला जो एक ठंडा मशरूब है, यानी एक कोल्ड ड्रिंक जिसको कहते हैं, का इस्तेमाल अब भी काफ़ी होता है। वो अपना कारोबार 1970 के अमल में अवाखिर में बंद करना पड़ा था। यानी सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसी बना दी थी जिसके तहत कोका कोला जो कि एक बड़ा ब्रांड है और आप सब जानते हैं, उसको इंडिया में अपना कारोबार बंद करना पड़ गया था। तो देखो, सरकार ने जब अपनी पॉलिसी तब्दील करी तो उससे आपके कारोबार पर असर पड़ा। तो सरकार जब अपनी पॉलिसी या हुकूमत अपनी पॉलिसी तब्दील करती है और उससे कारोबार पर असर पड़ता है तो उसको हम सियासी माहौल कहते हैं। अगला माहौल का नाम है जी कानूनी माहौल। ये कानूनी माहौल मतलब खुसूसन कानून बनाना। ये उन कानूनी उसूलों के मजमूए को जो कारोबारी इदारों और उनके कामों को असरअंदाज करता है उससे ताल्लुक रखते हैं। जैसे आप नकली सामान बेचते थे, आप नकली सामान बेचते थे, सरकार ने कानून बना दिया नकली सामान के लिए। ठीक है जी। आप मिलावट करते थे, खूब छाप रहे थे, मिलावट कर रहे थे, खूब छाप रहे थे, खूब कारोबार में तरक्की हो रही थी, अड़ोस पड़ोस वाले भी कह रहे थे माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। बाद में पता चला मिलावट से कमा रहे हैं।
मिलावट को लेकर सरकार ने कानून बना दिया, अडल्ट्रेशन एक्ट, काम ठप। तो इस तरह से आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे या कर रहे हैं, और कानूनी माहौल के तहत सरकार अगर कोई कानून बना दे और कानून आ जाए और उससे आपके कारोबार पर असर पड़ जाए तो समझ जाएगा इसको हम कानूनी माहौल कहते हैं। तो अगर आपने कोई कंपनी बनाई है तो कंपनी का कानून बनने से पहले आपके पास बड़ी गुंजाइश थी और बड़ी आपके पास जो थी फ्रीडम थी, लेकिन कंपनी एक्ट बनते ही आपको बांध दिया गया कानून से कि अब आप कंपनी बनकर इस तरह से ही काम करेंगे। असर पड़ा। फैक्ट्री एक्ट, सनती एक्ट, ये सारे कानून आपके लिए बनाए गए हैं जिससे आप इन्हीं के तहत अपना काम करेंगे। खुराक में मिलावट की रोकथाम, जरूरत की अशिया का एक्ट, वजन और पैमाइश का मेयार एक्ट, वजन भी कम, 2 मीटर कपड़े के अंदर कुछ इंच कम काट के दे रहे हो, 1 किलो सामान मांगा है उसके अंदर 100 ग्राम कम निकल रहा है, ये सारी चीजें हो रही थी। लेकिन जब सरकार ने कानून बनाए इससे हमारे कारोबार पे जब क्या असर पड़ा, तो ये कहलाता है कानूनी माहौल। और हुकूमत अगर कोई पॉलिसी बनाएगी तो उसको क्या कहेंगे, समाजी वो क्या बोलेंगे, बताओ क्या नाम बताया था। देखो ये माहौल वाला जो टॉपिक चल रहा है वो इस सबक के अंदर बड़ा जरूरी है कि हमारे कारोबार पर कौन कौन से माहौल है जिससे असर पड़ता है। तो एक तो आपको मैंने मईशती माहौल बता दिया जिसका ताल्लुक हमारी मईशत से था, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया समाजी माहौल जो गैर मईशत के अंदर दाखिल है, और समाजी माहौल के अंदर आपको मैंने बताया लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है जी, और समाज की दीगर चीज़ें जैसे ट्रेडिशन हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर दाखिल हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था सियासी माहौल जिसको हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। तो सियासी माहौल में मैंने आपको बताया था कि जो हुकूमत है वो कोई पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के जरिए आपके कारोबार पर असर पड़ता है, तो वो सियासी में दाखिल है। अगला मैंने आपको बताया कानूनी माहौल, और कानूनी माहौल का मतलब है कि कानून के जरिए यानी बाकायदा जिसका एक कानून बनाया जाए और उस कानून से आपके कारोबार पर असर पड़े, ठीक है जी। तो ये इतने सारे देख लीजिए आपके सामने कानूनों की एक लिस्ट बनी हुई है, ये कानून बनाए गए थे इन सब चीजों के लिए। अगले पर चलते हैं कि अगला माहौल कौन सा है। तो अगला माहौल है आपके सामने टेक्नोलॉजिकल माहौल। अरे ये क्या माहौल है भाई, टेक्नोलॉजिकल माहौल नाम से पता चल रहा है इसके अंदर तकनीकी बदलाव होंगे। तकनीकी जैसे क्या हो सकता है तकनीकी बदलाव, जैसे अगर हम पुराने वक्त में होते तो हम ऐसे क्लास ही नहीं कर पाते, कैसे मुमकिन था। ये तकनीकी बदलाव ही तो हुए हैं कि आप वहां बैठे हो, हम यहां बैठे हैं और वहां से क्लास ऑपरेट हो रही है और आप पढ़ पा रहे हो। सोच के देखो अगर 5 साल या 8 साल पहले आप चले जाओ तो कोई ऐसी चीज मौजूद थी कि उसके अंदर मैं यहां से पढ़ाता और आप पढ़ लेते, बताओ। इंटरनेट जैसी चीज 20 साल पहले 15 साल पहले मौजूद थी कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपने गूगल पे डाली और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, नहीं। लोग अपने एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बात से बात करते थे और एक दूसरे को बताते थे इस तरह से हो सकता है, ऐसा होगा, ये सब चीजें होंगी। लेकिन अब आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप गूगल पे डाल देते हो, एआई का टाइम है, उनसे पूछते हो तो वहां से आपको फटाक से जवाब मिल जाता है। ये क्या है, ये तकनीकी बदलाव है, इसे कहते हैं। इससे भी हमारे कारोबार पर असर पड़ता है। तो टेक्नोलॉजिकल माहौल में अशिया की पैदावार और खिदमात और उसकी तकसीम में अपनाए गए तरीके, तकनीक और नज़रियात शामिल हैं। मुख्तलिफ ममालिक के बदलते हुए टेक्नोलॉजिकल माहौल ने मसनूआत के डिज़ाइनिंग पर भी असरअंदाज होते हुए देखा है। कितने ही ममालिक आपके सामने ऐसे हैं जिनके अंदर तकनीकी बदलाव हुआ और तकनीकी बदलाव के बाद उन ममालिकों में काफ़ी असर देखा गया है। जैसे मिसाल बता दो, दुबई। दुबई क्या था, रेत का ढेर, अब क्या है देख लो, बिल्डिंग से बिल्डिंग बनी हुई है। क्या नहीं है, सब चीजें बनाकर शामिल कर रखा है उसने। क्या करा है, तकनीकी बदलाव किया है, तकनीकी बदलाव।
कि नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर एक से एक बड़ी बिल्डिंग्स और एक से एक बड़ी चीजें आपके लिए वहां बनाई जा रही हैं, जिससे टूरिज्म बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग दुबई घूमने आए, रहने आए, रिहाइशें करें, वहां कारोबारी माहौल तब्दील हो और वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनके कारोबार के अंदर तरक्की हो। तकनीकी बदलाव करा तो मुल्क के अंदर कारोबार के माहौल पर असर पड़ा नहीं पड़ा, अच्छा भी पड़ सकता है और बुरा भी पड़ सकता है। ठीक है जी। और कितने आपके सामने ममालिक ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। अगला जो माहौल है उसका नाम है आबादियाती माहौल। आबादियाती के हुजूम, जसामत, तकसीम और आबादी के इजाफे शरह से मुताल्लिक है। इन सभी अवामिल का असर मुख्तलिफ मसनूआत और ख़िदमात की मांग पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के मुल्क की आबादी के इजाफे की बहुत ऊंची शरह है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों पर मुश्तमिल है, तो वहाँ बच्चों की मसनूआत की मांग ज़्यादा होगी। ये क्या कह रहा है ये भाई? ये कह रहा है कि आपकी मुल्क के अंदर जो आबादी है उस आबादी का भी आपके कारोबार पर एक बड़ा असर पड़ता है। तो अगर किसी ममालिक के अंदर एक बड़ी आबादी है और उस बड़ी आबादी में एक बड़ा हिस्सा बच्चों का है, तो उसका मतलब आपके लिए साफ है कि आपके मुल्क में बच्चों की चीज़ों की मांग ज़्यादा होगी। बच्चों की चीज़ों की मांग ज़्यादा, बच्चों के कपड़े, बच्चों की चीज़ें, बच्चों के टॉयज़, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। तो कहीं ना कहीं ये आबादियाती माहौल भी आपके चीज़ों पर बहुत असर करता है। ठीक है जी। अगला है और आखिरी है जिसको हम बोलते हैं कुदरती माहौल। कुदरती माहौल में वो जोग्राफिया और माहौलियाती अवामिल शामिल हैं जिनका असर कारोबारी अमल पर होता है। इनमें कुदरती वसाइल की दस्तयाबी, मौसम, आबो हवा, मकामी जोग्राफियात अवामिल शामिल हैं। कुदरती माल की नौयत का तजुर्बा, जब मिसाल के तौर पर भाई कुदरती माहौल का मतलब ये है कि आपके पास कुदरती तौर पर ऊपर वाले की तरफ से आपके मुल्क के अंदर किसी चीज़ की बहुत फतूहात है, किसी चीज़ की बहुत, आप कंट्री में उस नेचुरल रिसोर्स के अंदर बहुत रिच हैं भाई, आपकी ममालिक के अंदर, आपके मुल्क के अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो ये तो आपके कारोबार को और आपके कारोबारी माहौल को असरदार करेगी ही करेगी भाई। जिसके मुल्क के अंदर तेल निकला था, उन्होंने तेल बेचकर खूब कमाया और कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस कुदरती माहौल का उनके कारोबार पर असर पड़ा या नहीं पड़ा। ऐसी हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ हाथ लग जाए कि भाई वहाँ पर गोल्ड की खान मिल गई है, वहाँ पर कोयले की खान मिल गई है, तो इससे हमारे कारोबार पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये सब कुदरती माहौल के अंदर दाखिल होते हैं। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं आप में से कौन जवाब दे पाएगा। हमने माहौल को दो चीज़ों में तकसीम करा है, मैं फिर आपको बता दूं, एक माशी माहौल है और दूसरे गैर माशी माहौल हैं। माशी माहौल का ताल्लुक आपके मुल्क के माशी हालात से है और आपके मुल्क के माशी तरीक़े से है, और गैर माशी के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई जो मैंने आपको बताई हैं। सियासी भी आ गई, समाजी भी आ गई, टेक्नोलॉजिकल भी आ गई, कुदरती भी आ गई, ये सब चीज़ें आपके गैर माशी में आ गई। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मंदजेल मामलात में गैर माशी माहौल की इकसाम की शनाख्त कीजिए। तो वो आपके सामने पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सब है, इसमें आपको ये बताना है कौन सा गैर माशी माहौल है। तो गैर माशी के माहौल में आपके पास जो भी 4-5 नाम आए हैं उनमें से आपको बताना है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है त्यौहार के मौसम के दौरान नए कपड़ों की मांग में इजाफा हो जाना, ये किसके अंदर दाखिल होगा? त्यौहार के मौके पर आबादियाती माहौल में दाखिल होगा। सोच लो। आबादियाती तो देखो, आबादियाती तो ऐसा है कि भाई मुल्क के अंदर खुद, हाँ, तो ये क्या एक ही बोलेंगे सब में?
लेकिन क्योंकि खुसूसन यहाँ पर तवज्जो जो आपकी दी गई है वो त्यौहार को दी गई है, और त्यौहार का मतलब आपका समाज हो गया, सोशल हो गया, यहाँ पे ट्रेडिशन हो गया, कल्चर हो गया, वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर आप इसको समाजी माहौल की तरफ रुख कर देंगे। हाँ, अगर ये आपकी आबादी में कह रहा होता है कि आपकी आबादी में बड़े हैं बच्चे, आपकी आबादी में बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, आपकी आबादी में यंगस्टर्स ज़्यादा है, तो वो आबादी के माहौल में, या आपके आबादी में औरतें ज़्यादा हैं या मर्द ज़्यादा है, तो वो आबादी के माहौल में चला जाता। तो क्योंकि रिवाज, रसूमात, त्यौहार इनकी बात हो रही है, तो ये सब चीज़ें सोशल में जाएंगी। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। कंप्यूटर के टाइपराइटर को बेकार बना दिया है। कंप्यूटर ने टेक्नोलॉजिकल है, कंप्यूटर के आते ही टाइपराइटर जो पहले चलते थे अब उन्होंने उनको खराब यानी बेकार कर दिया है। सोच के देखो, तुम में से अगर किसी का टाइपराइटर का काम होता और कंप्यूटर नए नए मौजूद होते और आज के हालात में मौजूद होते, तो आप टाइपराइटर का क्या ही कारोबार कर सकते हो। टाइपराइटर का कारोबार तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो ये किसकी वजह से खत्म हुआ? तकनीकी माहौल की वजह से। तो ऐसे ही तकनीकी माहौल आ रहे हैं और आएंगे। तो अगर आपने तकनीकी माहौल के साथ अपने तकनीक को भी चेंज नहीं किया या इम्प्रूव नहीं करा, तो मेरे भाई चांसेस हैं पिछड़ने के। अगला क्या है जी? कोका कोला हिंदुस्तान के बाजारों में खुलेआम फरोख्त की जाती है। ये किसके अंदर दाखिल होगा? खुलेआम फरोख्त की जाती है। कोका कोला हिंदुस्तान के बाजारों में खुलेआम फरोख्त की जाती है। देखो, सीधी सी बात समझने की कोशिश कर लीजिए आप कि अगर किसी चीज के ऊपर पाबंदी लगाकर उसको रोका जा रहा है या किसी चीज को खुलेआम बेचने की इजाजत दी जा रही है, तो वो दोनों ही कानून के अंदर ही दाखिल हो गया है। कानून में सिर्फ आपको रोकना ही थोड़ी है। कानून का मतलब यह था कि एक कानून बनाकर आपको रोका गया था, फिर वो कानून खत्म कर दिया। कानून से तो कानून है भाई, आपके कानून बनाया। पहले कानून क्या बनाया भाई? आप जैसे हमने सोचा कि भाई बाहर की कंपनियां इंडिया में आके काम करे, कानून बनाया जी इनको बाहर वालों को अंदर आने मत दो, इनका सामान ना बिकने दो। ठीक है जी, उस वक्त एक कानून बना दिया था। फिर आपने उस कानून में तब्दीली कर दी। क्या कर दी कि चलो जी अब बाहर की कंपनियां इंडिया में आकर सामान बेच सकती हैं, उनको हमने खुलेआम छूट दे दी है। तो उसका मतलब यहाँ पर लीगल एनवायरनमेंट की बात हो गई कि आपको कानूनन तौर पर इजाजत मिल गई है कि आप खुलेआम सामान बेच सकते हैं। अगला है, चीनी के कारखाने उस मकाम पर लगाए जाते हैं जहां गन्ने की खेती मिकदार में होती है। सीधी सी बात कह रहा है, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये माहौल कैसा कहलाएगा? चीनी के कारखाने गन्ने के खेतों के करीब में लगाई जाती हैं। हाँ, ये हुई ना बात, कुदरती माहौल, कि जहां पर कुदरती तौर पर गन्ने काफी फराहम है वहां पर चीनी के कारखाने लगाए जाएंगे। तभी चीनी की फैक्ट्री लगकर खूब चीनी आपको आराम से मुहैया हो पाएगी। अगला है, किसी मखसूस इलाके में माहिर कारीगरों की दस्तयाबी। अब हुई आबादी की बात, क्योंकि उसने क्या कहा? मखसूस इलाके में माहिरीन कारीगरों की। यहाँ पर तो माहिरीन कारीगर की बात हो रही है, इसका मतलब इस इलाके में या इस मुल्क के अंदर खुसूसन कुछ बड़ी आबादी है जो इन चीज़ों से मुताल्लिक है। तो यहाँ पर हम अपने सबक को आज एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आप नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए, छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो आपको नोट करनी है। तो चैप्टर शुरू करा था हमने कारोबारी माहौल, और उसके अंदर हमने कारोबारी माहौल का मायने, उसकी अहमियत, उसकी खुसूसियात और कारोबारी माहौल किन चीज़ों से असरदार होता है वो पढ़ा है, जो कि आखिरी टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसी तरह से एक पैराग्राफ बनाकर आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ कौन से कारोबारी माहौल का हिस्सा है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मुलाकात होगी। थोड़ा सा कॉपी पेन का पूरा भरपूर इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे इंशाल्लाह।
फिर हम सबक को आगे चलाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।